हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है ये है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। यस, अ वेरी सिंपल एक्ट, अ वेरी इजी चैप्टर एंड इट इज समथिंग दैट वी आर डूइंग आफ्टर सेबी एक्ट। सो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल, अगर आपने सेबी एक्ट का हमारा पहले से अपलोडेड वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप सेबी एक्ट के वीडियोस देख लें, उसी के बाद डिपॉजिटरीज एक्ट का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसको देखें। सेबी एक्ट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ इन केस आपको डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को समझना है। सो आई विल रेकमेंड कि सबसे पहले आप सेबी एक्ट को रीड कर लें, सेबी एक्ट को समझ लें और उसी के बाद डिपॉजिटरीज एक्ट को रीड करना स्टार्ट करें। द रीजन टू डू दिस इज सेबी एक्ट में इन डिटेल एवरी सेक्शन वी हैव कवर्ड, but in depositories act if you see lot of sections क्लियर कट खुद ही हमारे मॉड्यूल में लिख दिया है, सेम एज व्हाट इज स्टेटेड इन सेबी एक्ट, सेम एज व्हाट इज स्टेटेड इन सेबी एक्ट। सो फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एजुडिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसिक्यूशन, there are a lot of sections where there's only one line written in the law, which is written in the module, कि आप इन सेक्शन को समझने के लिए सेबी एक्ट के ये सेक्शन को देखें, इट इज एज इट इज। सो हम जब डिपॉजिटरीज एक्ट का ये वीडियो बनाएंगे, जहां जहां पर भी वो चीज जो कॉमन है, जो सेबी एक्ट में पहले से बता दी गई है, वो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आई विल अगेन टेल यू, फर्स्ट यू विल फोकस ऑन सेबी एक्ट और उसके बाद ही आप डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को पढ़ना शुरू कीजिए। श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डिपॉजिटरी एक्चुअल में होता क्या है। ये अगर डिपॉजिटरी का मतलब समझना है तो हमें एक एग्जाम्पल के साथ पूरा फुल फ्लेजेड समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 2 मिनट पहले इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ओके, this act is applicable to whole of India and this has come into force from 20th September 1995। yes, एक्ट का नाम भले ही डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 है, बट इट हैज कम इनटू फोर्स ऑन 20th September 1995। पहले ये एकदम अच्छी तरह से समझ लें कि ये हमारे एक्ट के सेक्शन 1 में लिखा है कि इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट हैज कम इनटू फोर्स ऑन 20th September 1995। क्लियर है? पक्का? अब ये डिपॉजिटरी का जो कॉन्सेप्ट है हम अभी देखेंगे। सो डिपॉजिटरी का जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहले इट केम इन जर्मनी इन 1947 एंड ऑब्वियसली फिर इंडिया में इट केम इन 1996, जहां पर हमने डिपॉजिटरीज को सेटअप किया और उन्हें गवर्न करने के लिए एक सेपरेट एक्ट लाई, विच इज डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। श्योर अबाउट दिस? डिपॉजिटरीज के पूरे ऑपरेशंस को गवर्न करता है सेबी, बायलॉज और डिपॉजिटरी एक्ट्स के रूल्स। श्योर अबाउट दिस? सो डिपॉजिटरी एक्ट तो बनाया ही है, हर डिपॉजिटरी को अपना बायलॉ भी बनाना पड़ता है। यू नो, बायलॉज आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक डिपॉजिटरी खुद अपने लिए बनाती है और सेबी के पास सबमिट कर कर उसे अप्रूव करवाती है। और ऑब्वियसली सेबी भी अपना समय समय पे डायरेक्शंस देता है, इट इश्यूज डायरेक्शंस की डिपॉजिटरी को कैसे काम करना है। क्लियर है? तो सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट बेसिक कि इट एप्लीकेबल्स टू होल ऑफ इंडिया और इसकी इनैक्टमेंट डेट है 20th September 1995। सेक्शन 2 एज यूजुअल ऑल डेफिनेशंस। तो अब डेफिनेशंस के लिए जैसे मैंने बताया, पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ डिपॉजिटरी, राइट? एक डिपॉजिटरी होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। नाउ दिस, जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, और लेट अस से, एक मिनट, now let us say for example
कि एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश है, ठीक है, यू वांट टू कीप, आपके पास अगर पैसे हैं तो यू हैव टू ऑप्शंस। एक तो आप उसे कैश में रख सकते हो अपने घर पर, या हम उसे बैंक में रखते हैं, राइट। हमारे पास अगर कोई पैसे हैं तो एक तो हम वो घर पर रख सकते हैं कैश के फॉर्म में, या तो आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। अब थोड़ा सोचिए, जब आप पैसे अपने बैंक में डिपॉजिट करते हो तो कैन आई से आप जो है अपने पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो, राइट। मतलब जब आप बैंक में पैसे अपने जमा कर देते हो तो कैन आई से जो हमारे पैसे हैं हम उसे ऑनलाइन मोड से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी परचेज कर सकते हैं, राइट। तो जब आप जैसे आप अपने कैश को बैंक में रखते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जब आप बैंक के पास अपनी कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको डायरेक्ट अपने ऑनलाइन और लॉगिन आईडी पासवर्ड में जब आप देखते हो तो आपको दिखता है कि आपका बैंक में इतना पैसा है। भले आपके घर पर आपके पास नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर जब आप बैंक की वेबसाइट पर देखते हो तो आपको आपके अकाउंट में दिखता है, आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। ठीक उसी तरह से एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एक डिपॉजिटरी होती है जो आपके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है। आई बात समझ में? आपकी डिपॉजिटरी आपके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाहें तो हम सिक्योरिटीज को भी फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट में अपने घर में रख सकते हैं, हमारे लॉकर में रख सकते हैं। जैसे हम कैश को हमारे लॉकर में रखते हैं वैसे ही हम सर्टिफिकेट्स जो है, हम जो कंपनी में शेयर्स हमने खरीद रखे हैं उसके फिजिकल सर्टिफिकेट्स भी जो है हम हमारे घर में लॉकर में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको, जैसे आप कैश बैंक पे डालते हो, वैसे अगर आपको कंपनी के शेयर्स सर्टिफिकेट में नहीं बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर होल्ड करना हो तो फिर डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट विल कम इनटू पिक्चर। इसीलिए यहां पे क्या बोला है, इट इज लाइक अ बैंक फॉर योर सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। तो जैसे कैश के लिए बैंक होता है वैसे ही सिक्योरिटीज को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना हो तो डिपॉजिटरीज काम में आएगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो 2 मिनट अगर हम डिपॉजिटरी की डेफिनेशन देखें, सेक्शन 2 क्लॉज 8 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि डिपॉजिटरी एक कंपनी ही है। पहली बात ये क्लियर हो जाए कि डिपॉजिटरी मतलब अगर आपको लोगों को शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की फैसिलिटी देनी है तो डिपॉजिटरी हैज टू बी अ कंपनी formed and registered under Companies Act 2013 and which has been granted a certificate of registration under section 12 of SEBI Act 1992। अब बताइए कितना क्लियर हो गया? ये कहां लिखा है? ये पूरा जो है कंपलसरी के सेक्शन 3 ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट में लिखा है कि जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, काय का सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता, आप डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर डिपॉजिटरी नहीं बना सकते, डिपॉजिटरी के फंक्शंस जो है वो नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी के फॉर्म में वर्क करना है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लेना है। इफ यू डू नॉट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर आपने अप्लाई किया बट आपके सर्टिफिकेट को सेबी ने रिजेक्ट कर दिया, सेबी ने क्या कर दिया? आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो आप डिपॉजिटरी का फंक्शन नहीं कर सकते। ये कहां लिखा है? ये सेक्शन 3 ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट में लिखा है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है डिपॉजिटरी का बिजनेस नहीं कर सकते। श्योर अबाउट दिस? ऑब्वियसली किसको अप्लाई करना है? सेबी को अप्लाई करना है। और सेबी आपको सर्टिफिकेट कब देगी? जब वो मेक श्योर करेगी कि यू हैव
adequate systems and safeguards in place. Now आप बोलेंगे सर what is adequate systems and safeguards? Adequate system and safeguards. Adequate system and safeguards. अब adequate system and safeguards मतलब क्या गाइस? आपके पास वैसा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, वैसा सिस्टम, वैसी कॉम्प्लेक्सिटी, वैसा CIS जैसे हम बोलते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो जब तक कि कोई भी रिकॉर्ड्स या ट्रांजैक्शन का मैन्युपुलेशन रोक सके। ऐसा अगर आपके पास इन प्लेस है तो ही आपको डिपॉजिटरी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? जब तक आपके पास इतना कड़क एकदम स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड सेफगार्ड्स नहीं है कि वो मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस को प्रिवेंट करे, तब तक सेबी आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अच्छा, सेक्शन 3 में ये भी खास करके लिखा गया है कि जब भी सेबी बोर्ड आपके सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन जो होता है उसको रिजेक्ट करेगी, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। तो ऐसा मत सोचना कि सेबी जो है वो खुद से आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, आपको भी अपनी बात रखने का मौका जरूर मिलेगा। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? क्लियर है आपको? ये सेक्शन 3 जो है वो एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया। और सेक्शन 2 में डिपॉजिटरी की डेफिनेशन क्या कहती है? एक डेफिनेशन कहती है कि डिपॉजिटरी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिसके पास सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट के हिसाब से लाइसेंस है। अगर किसी ने सेबी एक्ट को बड़े दिल से पढ़ा है, जो वीडियो हमने पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप देखेंगे वहां पर लिखा है सेक्शन 12 सेबी एक्ट की पावर है कि हर एक इंटरमीडियरी, हर एक कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी को ऑपरेट करने से पहले सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ, हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर देयर इन इंडिया? सो गाइज, देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, NSDL एंड CDSL। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड और CDL का है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज जो सिक्योरिटीज लिमिटेड। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो 2 डिपॉजिटरीज है ये कब शुरू हुई थी और ये किसने बनाई है? हु वर देयर स्पॉन्सर्स, हु वर देयर प्रमोटर्स? सो NSDL जो है वो 1996 जून 7 को फर्स्ट डिपॉजिटरी थी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करने की सर्विस प्रोवाइड करती थी। एंड इट वाज प्रमोटेड बाय IDBI, UTI एंड NSE। रिमेंबर दिस, these were the people who were the promoters, were the sponsors of NSDL. Clear है? These are the promoters, were the sponsors of NSDL. And CDSL, Central Depository Services Limited, ये जो CDSL है, it came sometime later in February 1999. So NSDL पहले आया, CDSL बाद में आया। और अगर आप देखेंगे जैसे NSDL में वन ऑफ द प्रमोटर वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही CDSL में it was Bombay Stock Exchange. It was Bombay Stock Exchange in association with Bank of Baroda, Bank of India, SBI, HDFC. There was also ICICI. So these were its promoters. These were their sponsors who took the initiative of forming or rather establishing one more depository. क्लियर है? तो कभी किसी ने पूछा तो इट्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और द फर्स्ट डिपॉजिटरी दैट केम वाज NSDL एंड द सेकंड वन वाज CDSL। याद रखना है कि ये जो दोनों डिपॉजिटरीज हैं ये 1996 और 1999 में आई है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब ये डिपॉजिटरी एक्चुअल में करता क्या है हमने अभी पीछे देखा, लेकिन एक थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन को एक बार देख लें तो ये क्या कह रहा है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कैसे रखता है वो? इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स थ्रू अ रजिस्टर्ड DP
अब ये क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. इन शॉर्ट, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ओनली द ट्रांजैक्शंस आर डन बाय book entry. So there is no physical movement of shares. The shares are transferred from one investor to another only through a book entry. Physical movement of share certificates जो है वो बंद हो गया है. क्लियर है. अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. इट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. इसका मतलब क्या है? इट सेज इट्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स एंड कंपल्सरी इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी. नाउ सेक्शन 4 of Act says it is compulsory to have an agreement between depository and depository participant. It is compulsory to have an agreement between डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. मैं आपको 2 मिनट में पूरा बताने वाला हूं डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वगैरह क्या है, एकदम परफेक्ट. नाउ और सेक्शन 5 कहता है, सेक्शन 5 पहले तो सेक्शन 4 कहता है देयर शुड बी एन एग्रीमेंट एंड सेक्शन 5 कहता है कि 10 एग्रीमेंट जो डीपी के डिपॉजिटरी के साथ करेगा, the agreement should state what are the services that will be given. So section 4 and section 5 talks about that there should be an agreement between depository and depository participant and the services जो है वो कौन सी सर्विस दिया जाएगा, वो क्या डिपॉजिटरी के बायलॉज में बैठ रहा है, ये सब चीजों का चेकिंग एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी को करना है. क्लियर. अब 2 मिनट इस डायग्राम को थोड़ा समझिए. लेट अस से फॉर एग्जांपल कि आपको अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है. ठीक है. जैसे आपको लगता है कि मुझे कैश घर में नहीं रखना, मुझे बैंक में रखना है. ठीक है. तो ठीक उसी तरह से आपको अपनी सिक्योरिटीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है. अब आपको मालूम है कि सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन रखता है भैया? 2 ही लोग हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल. ये 2 ही तो हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सही है. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मतलब एक इन्वेस्टर, एक कस्टमर जिसको अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, वो डायरेक्टली एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास नहीं जा सकता. यस, आप डायरेक्टली जो है वो डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकते. आपको पहले डीपी को अप्रोच करना पड़ेगा. यस. अब आपको समझा कि यहां पर ऐसा क्यों बोला है? इट इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स. इसका मतलब डीपी जो है वो एक लिंक है हमारे और डिपॉजिटरी के बीच में. आई बात समझ में? अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो व्यक्ति होता है जिसके पास हम लोग हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं. तो आपको अगर, जैसे आपको बैंक में अगर पैसे जमा करने हैं तो क्या बैंक में पहले खाता ओपन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक उसी तरह से अगर आपको एक शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है तो आपको पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा. अब ये जो डीमैट शब्द है ये आया है डीमटेरियलाइजेशन टर्म से. ये डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है हम बाद में देखेंगे. तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है. इतना समझ लीजिए कि डीमैट अकाउंट वो है जहां पर आपको शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की फैसिलिटी मिलती है. लेकिन एक कस्टमर डीमैट अकाउंट किधर खोलेगा? एक कस्टमर अपना डीमैट अकाउंट खोलेगा डीपी के पास. अब ये डीपी कौन होता है? यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है. अगर आपने नाम सुना होगा जीरोधा, और आपने सुना होगा एंजल ब्रोकिंग, या आपने सुना होगा sharekhan.com या 5paise.com, इंडिया इन्फोलाइन,
ये इतने सारे जो भी हैं ये सब के सब क्या है, ये सब है डीपी। तो आपका चॉइस है आपको किसके पास डीमैट अकाउंट खोलना है। ये सब के सब डीपी के पास डिपॉजिटरी की मेंबरशिप है। इसका मतलब अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप डायरेक्ट एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास नहीं जा सकते, आपको डीपी के पास अकाउंट खोलना है और डीपी आपको ये डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। यस, डीपी ने डिपॉजिटरी की क्या ले रखी है, मेंबरशिप ले रखी है। उसने डिपॉजिटरी के साथ क्या कर रखा है, एक एग्रीमेंट कर रखा है कि हम आपको ऐसी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आप डायरेक्ट डिपॉजिटरी को अप्रोच नहीं कर सकते, आपको डीपी को अप्रोच करना है। डीपी आपके फॉर्म को आगे प्रोसेस करेगा और आपको एक डीमैट अकाउंट खोल कर देगा जिसमें आप अपने शेयर्स को रख सकते हो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आया? एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है? तो इट सेज इट मस्ट possess requisite qualification as required by the depository of which he is a participant. तो every depository has some their own specific criterias. उनके खुद के बायलॉज में बैठना चाहिए। हम आगे देखेंगे कि आपको डीपी का ऑडिट वगैरह होता है और आपको डिपॉजिटरी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो समय समय पर सबमिट करनी पड़ती है। तो there are many requirements. Rule says he will be responsible for maintaining investors' security with depository and will handle them as per investors' return instruction. जैसे जैसे इन्वेस्टर को बोलेगा, इन्वेस्टर को जब जब कोई भी शेयर्स का लेन देन, परचेज, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन करना है वो डीपी को बताएगा और डीपी उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। He is linked to a broker who trades on behalf of investors. So obviously आजकल डीपी जो है, ये डीपी बोलो ब्रोकर बोलो, they provide both the services. All the brokers are DP. So the broker also give you the facility to open a demat account with them, and they will obviously give the facility for trading on stock exchange. So to avail the services on account similar to a bank, you have to open an account with DP. So as per SEBI regulations, a financial institution, a bank, a custodian, a broker, all can become DP. इन्वेस्टर के पास है, उसको कौन से डीपी के पास अकाउंट खोलना है? रूल कहता है वो एक या एक से ज्यादा डीपी के पास भी अकाउंट खोल सकता है। जैसे मेरे पास IIFL में मेरा अकाउंट है, जीरो अड्डा में अकाउंट है, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है। सो इट डिपेंड्स आपको कितने डीमैट अकाउंट खोलने हैं और किसके पास खोलना है। श्योर अबाउट दिस? इट इज कंप्लीटली योर कॉल। श्योर? पक्का? नाउ 2 मिनट देखेंगे ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। ओके, एकदम अच्छी तरह से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, मैं पहले देखिए मैं कुछ लिखते जाऊंगा और उसको रब भी करते जाऊंगा बिकॉज आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू एक्सप्लेन। तो आई होप यू आल्सो हैव अ पेपर जहां पर आप अपना अपना लिखते चलो, है ना। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन। ओके, वेट, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इमोबिलाइजेशन। नाउ ये इमोबिलाइजेशन क्या है? ये इमोबिलाइजेशन, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट, हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। नाउ इमोबिलाइजेशन को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा कंपनी लॉ का नॉलेज होना जरूरी है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 29 कहता है कि कोई भी कंपनी को अगर पब्लिक इशू करना है, क्या करना है? पब्लिक इशू करना है, तो उसको कंपल्सरी शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करने पड़ेंगे। क्लियर है? आपको कैसे इशू करने पड़ेंगे अपने शेयर्स को? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हर एक कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू लाना चाहता है तो वो जो है अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेगा। क्लियर? पक्का? ये कहां लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 29 में।
एनी कंपनी गोइंग फॉर अ पब्लिक इशू हैज टू गिव शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आप समझ गए कि उसको तो डिपॉजिटरी की मदद लगने ही वाली है, इशूअर को जो है डिपॉजिटरी की मदद लगेगी, बराबर है। तो अब ये कैसे होता है, सिस्टम कैसे चलता है, ये पूरा ध्यान से देखिए, एकदम अच्छी तरह से देखिए। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इमोबिलाइजेशन। अब ध्यान से देखिए, एक कंपनी है वीडी एजुकेशन लिमिटेड, ओके, वीडी एजुकेशन लिमिटेड। अब वीडी एजुकेशन लिमिटेड को क्या बोलेंगे, इशूअर, बिकॉज मैं मेरे शेयर्स इशू कर रहा हूं, सही है। लेकिन गाइस कंपनी जो है वो खुद नहीं करती सब। आपको मालूम है कंपनी जो है ये शेयर्स के रिलेटेड पूरा जो ताकजाम है ये आरटीए को दे देती है, सही है। किसको दे देती है, आरटीए को। हु इज एन आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो वो कंपनी के बिहाफ पर ये पूरा जो है हैंडल करता है, वो अपना कंपनी जो है अपनी टांग नहीं अड़ाता, वो ये जो है वो पूरा काम आरटीए को दे देता है। तो आप समझ लीजिए एक तो कंपनी कर रही है खुद से या तो फिर रजिस्ट्रार कर रहा है, जो भी है, वॉट एवर इट इज। अब वो क्या करते हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल वीडी एजुकेशन जो है वो 5 लाख शेयर्स का इशू लेकर आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो करोड़, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में देयर आर करोड्स ऑफ शेयर्स दैट आर इशूड, बट लेट अस से फॉर एग्जांपल कि वीडी एजुकेशन एक इशूअर है और वो 5 लाख शेयर्स का जो है वो इशू लेकर आ रहा है, क्लियर है ना। जब वो ये 5 लाख शेयर्स का इशू लेकर आता है तो वो इस 5 लाख शेयर्स का एक ही सर्टिफिकेट बनाता है जिसे हम कहते हैं जंबो सर्टिफिकेट। क्या कहते हैं, जंबो सर्टिफिकेट। जंबो सर्टिफिकेट मतलब एक ही सर्टिफिकेट होगा और वो सर्टिफिकेट जो है वो कस्टोडियन के फेवर में इशू कर देती है कंपनी। किसके फेवर में कर देती है, कस्टोडियन के, क्लियर है। नाउ कस्टोडियन इज नथिंग बट एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ओके, इट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। तो एक तरह से मैं बोल दूं कि जब कंपनी ने वीडी एजुकेशन लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए तो वो 5 लाख शेयर्स कोई डिपॉजिटरी ने थोड़ी खरीदे हैं, वो किसने खरीदे हैं, वो तो अलग अलग इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं। लेकिन सेक्शन 29 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि भैया आप जब शेयर इशू करोगे तो कैसे इशू करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करोगे, राइट। तो ये इशूअर क्या करता है, 5 लाख शेयर्स का एक ही सर्टिफिकेट बनाता है, जंबो सर्टिफिकेट, और वो कस्टोडियन को दे देता है। कस्टोडियन वर्क्स लाइक एन एजेंट टू डिपॉजिटरी। सो कस्टोडियन जो है वो डिपॉजिटरी को क्या करेगा, इंटीमेट करेगा कि अपने नाम पर अपने फेवर में 5 लाख शेयर्स का एक सर्टिफिकेट बन चुका है, क्लियर है। अब डिपॉजिटरी क्या करेगी, ये 5 लाख शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। और बहुत सारे डीपी होंगे उसके, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि ये डिपॉजिटरी के 3 डीपी है, डीपी 1, डीपी 2 और डीपी 3, क्लियर। तो डिपॉजिटरी ने क्या किया, जो शेयर्स हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसा होता है, अगर आपको मालूम है या नहीं मालूम है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज ISIN। क्या कॉन्सेप्ट है, ISIN। अब इसका जो फुल फॉर्म है, इस पर्टिकुलर चीज को जब शेयर्स को फिजिकल से कन्वर्ट किया जाता है तो हर एक डिपॉजिटरी एक सिक्योरिटी, एक स्क्रिप्ट को ISN देती है, इट्स लाइक अ कोड। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो इट इज यूनिक फॉर एवरी स्पेसिफिक सिक्योरिटी। जब भी यू हैव टू एलोकेट, व्हेन इट इज एलोकेटेड एट अ टाइम ऑफ एडमिटिंग द सेम इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। सो याद रखना, इट्स एन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक आप समझ लीजिए इसका यूनिक रोल नंबर या यूनिक नंबर होता है। तो अब बहुत सारे, जैसे मेरा अकाउंट जो है वो ये डीपी के पास है, ठीक है।
लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ का अकाउंट है इस डीपी में, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर ए और उसका ये डीपी के पास है। तो डिपॉजिटरी क्या करेगी, जो भी शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, अब जिसने जितने जितने शेयर्स खरीदे होंगे, लेट अस से फॉर एग्जांपल इधर मेरा एक और एक फ्रेंड है मिस्टर बी। तो जैसे अगर मैंने 200 शेयर्स खरीदे हैं और मिस्टर बी ने 3000 शेयर्स खरीदे हैं, तो डिपॉजिटरी क्या करेगा, डिपॉजिटरी ये डीपी को 3200 शेयर्स दे देगा और फिर डीपी क्या करेगा, वो उस हिसाब से बराबर मुझे और मिस्टर बी के डीमैट अकाउंट में 200 और 3000 शेयर्स का क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में एवरीबडी? तो आई अगेन से हाउ व्हाट इज द फ्लो। सो वीडी एजुकेशन एक कंपनी, एक इशूअर है, एक तो वो या तो उसका रजिस्ट्रार ये कर सकता है। पूरे भी जितने भी शेयर्स इशू किए गए हैं उसका एक ही सर्टिफिकेट बनेगा, कौन सा, जंबो सर्टिफिकेट। वो किसको दिया जाएगा, कस्टोडियन को। कस्टोडियन फिर क्या करेगा, डिपॉजिटरी को इंटीमेट कर देगा कि ऐसा ऐसा हुआ। डिपॉजिटरी अब वो सब शेयर्स को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उसे एक स्क्रिप्ट नंबर दे देगा। और अब जिसने भी जितने जितने शेयर्स खरीदे हैं और उनका अकाउंट जिस डीपी के पास है, उतने शेयर्स जो है वो उस डीपी को दे दिए जाएंगे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? और डीपी इन टर्न क्या करेगा, अपने क्लाइंट्स, अपने इन्वेस्टर्स जिन्होंने उसके पास डीमैट अकाउंट खोला है, उसके अकाउंट में क्या दे देगा, अपना शेयर्स जो है वो अपने डीमैट अकाउंट में पुट कर देगा। क्लियर है? पक्का? एवरीबडी, आई होप यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। नाउ अब आप समझे इसको हम क्यों बोल रहे हैं इमोबिलाइजेशन। हम इसे इमोबिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, व्हाट इज, इसको इमोबिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल जाकर लेट अस से फॉर एग्जांपल मुझे शेयर्स मेरी वाइफ को बेचने हैं, ठीक है। तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिकली बेचूंगा, राइट। तो जब मैं शेयर्स बेचूंगा तो ये जो शेयर्स हैं ये तो इलेक्ट्रॉनिक वे से ही डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड्स में चेंज कर देगा और मेरे डीमैट में से उतने शेयर्स चले जाएंगे और मेरी वाइफ के डीमैट अकाउंट में उतने शेयर्स आ जाएंगे। लेकिन मेरे को बताइए, इसमें ये जो सर्टिफिकेट इधर दिया है, क्या उस सर्टिफिकेट की कोई भी मूवमेंट हुई क्या? नहीं हुई। वो सर्टिफिकेट तो कस्टोडियन के पास अभी भी ऐसा ही है, वैसा ही है। जब कभी भी शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है तो क्या सर्टिफिकेट की मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही। डिपॉजिटरी सिर्फ क्या कर रहा है, बुक एंट्री के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली सिर्फ सिस्टम में चेंज कर रहा है। अगर मैंने किसी और को शेयर बेचे तो मेरे डीमैट अकाउंट से निकालकर उसके डीमैट अकाउंट में चले जा रहा है। ये सब सिस्टम में ही हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्या इधर सर्टिफिकेट्स मूव हो रहे हैं? क्या सर्टिफिकेट्स का मूवमेंट हो रहा है? नहीं। इसीलिए देयर इज हमने जैसे अभी वो देखा, इसीलिए ये टर्म को हम क्या कहते हैं, इमोबिलाइजेशन। और ये इमोबिलाइजेशन टर्म कहां से आया है? इमोबाइल से। मोबाइल मतलब क्या? मूवमेंट, यहां से वहां। इमोबाइल मतलब क्या? नो मूवमेंट। तो शेयर्स की जब मूवमेंट नहीं होती तो उसे कहते हैं इमोबाइल। और ये हम कॉन्सेप्ट कब आता है? इमोबिलाइजेशन में। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप सब लोग इमोबिलाइजेशन जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो जिससे ये पूरा सिस्टम चल रहा है, जिससे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, इसके बारे में आपको पता चल गया। पक्का? श्योर अबाउट दिस? नाउ तो एनएसडीएल और सीडीएसएल कौन सी सर्विसेज देती है? व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज दैट एनएसडीएल और सीडीएसएल विच आर डिपॉजिटरीज देती है? तो बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहला होता है अकाउंट मेंटेनेंस, ठीक है। अब अकाउंट्स मेंटेनेंस में दे मेक श्योर कि ऑब्वियसली यू हैव अ अकाउंट विथ एनी ऑफ देयर डीपीज, और उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने का काम जो है वो डिपॉजिटरी के पास होता है। क्लियर है? दूसरा उनका एक फंक्शन होता है डीमटेरियलाइजेशन,
अब ये डीमटेरियलाइजेशन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसी का उल्टा है रीमटेरियलाइजेशन। तो ये डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन हम 2 मिनट में देखेंगे। ये थर्ड होता है ट्रांसफर्स करना। अगर आपने शेयर्स बेचे हैं, ये डिपॉजिटरी से वो, ये अकाउंट से वो अकाउंट, तो उसका ट्रांसफर्स का भी काम। और ट्रांसमिशन का मतलब आपने वॉलंटरीली ट्रांसफर की रिक्वेस्ट नहीं दी, बट जैसे फॉर एग्जांपल इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कहीं डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो नॉमिनी जो होता है उसके नाम पर डिपॉजिटरी खुद अपने आप जो है वो शेयर्स उसके नाम पर कर देता है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अब ये डीमटेरियलाइजेशन या रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, पहले हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। अभी डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है, किधर गया? हाँ, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है आपके पास पहले से फिजिकल सर्टिफिकेट्स थे, आपको अब उसे कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझिए, डीमैट, इसीलिए उसका नाम डीमैट पड़ा। आपको मालूम है, मैंने पीछे 15 मिनट पहले आपको बोला था कि डीमैट वर्ड जो है वो डीमटेरियलाइजेशन से आया है। अब डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है? फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। श्योर अबाउट दिस? रीमटेरियलाइजेशन का मतलब है आपके पास शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, आपको उसे कन्वर्ट करना है फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल सर्टिफिकेट्स में। चलिए, तो याद रखना है, डीमैट का मतलब फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक, रीमटेरियलाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल। अब पहले ये देख लीजिए कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, और उस प्रोसीजर को समझ लेंगे, उसके बाद एक स्टेप्स में भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर रूल कहता है कि बीओ, अभी बीओ का मतलब होता है बेनिफिशियल ओनर, और डीपी का आपको मतलब मालूम है, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब थोड़ा समझिए, पहले बीओ का मतलब मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नाउ अंडरस्टैंड, आपने अभी देखा कि देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स। एक होता है कंपनी, कंपनी एक ही जंबो सर्टिफिकेट बनाता है और वो कस्टोडियन को दे देता है। कस्टोडियन इज नथिंग बट एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी जो होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो देता है डीपी को, और फिर डीपी जो है वो सब अपने डीमैट अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में वो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली दे देता है। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से फ्लो जाता है, राइट? ये कुछ ऐसा फ्लो जा रहा है, ऐसा फ्लो जाता है। क्लियर है? यहां से यहां पर। अब डीमैट में याद रखना कि कंपनी भी एक रजिस्टर मेंटेन करती है। अगर आपको कंपनी लॉ का सेक्शन 88 पता है, अगर नहीं पता तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देखिए, सेक्शन 88 पर एक वीडियो अपलोडेड है। तो सेक्शन 88 में कंपनी को जो है एक अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ता है। सिंपल सा शॉर्ट में बता दूं तो हर कंपनी को अपने सभी मेंबर्स के नाम का एक रजिस्टर बनाना पड़ता है। मतलब एक कंपनी को भी आइडिया है कि उसके शेयर्स जो हैं वो किसके किसके पास है। क्लियर है? पक्का? अब याद रखना, कंपनी के रजिस्टर में आप देखेंगे तो उसको सिर्फ 2 ही नाम दिखते हैं, NSDL और CDSL। यस, इन्हें कहा जाता है रजिस्टर्ड ओनर। इन्हें क्यों रजिस्टर्ड ओनर कहा जाता है? बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इनके पास है। शेयर्स का जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो किसके पास? NSDL और CDSL के पास। लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, राइट? इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है,
और किसके डीमैट अकाउंट में है? हमारे इन्वेस्टर के। अब गाइस इन्वेस्टर को कहा जाता है बेनिफिशियल ओनर। क्या कहा जाता है? बेनिफिशियल ओनर। याद रखना है एनएसडीएल और सीडीएसएल आर रजिस्टर्ड ओनर्स एंड इन्वेस्टर इज अ बेनिफिशियल ओनर। इसका मतलब भले ही रजिस्टर में नाम एनएसडीएल और सीडीएसएल का रहेगा, लेकिन उस शेयर्स का असली ओनर कौन है? हम लोग। अगर उस शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा तो वो क्या डिपॉजिटरी को मिलेगा कि इन्वेस्टर को मिलेगा? इन्वेस्टर को। कल जाकर मीटिंग अटेंड करनी है तो एनएसडीएल सीडीएसएल के रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे या हम जाएंगे? हम जाएंगे। कल जाकर बोनस आएगा तो वो एनएसडीएल सीडीएसएल को मिलेगा कि हमें मिलेगा? हमें मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ओनर हम है। हमें बेनिफिशियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शेयर्स के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी बेनिफिट है, वो सब हमारा है। सिर्फ रजिस्टर में नाम एनएसडीएल और सीडीएसएल का रहेगा, तो उन्हें कहा जाता है रजिस्टर्ड ओनर, हमें कहा जाता है बेनिफिशियल ओनर। क्लियर है? पक्का? तो अब उन्होंने क्या कहा आप समझे? पहले तो आपको डीमटेरियलाइजेशन करना है। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या? आपके पास पहले से फिजिकल में शेयर्स थे, आपको चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक में हो जाए। ठीक है, बराबर? तो ये कैसे होगा? अब बीओ को पहले एक डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर सबमिट करना पड़ेगा। किसके पास? डीपी के पास। मतलब आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने का पहले तो एक लेटर, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा डीपी को कि मुझे एक डीमैट अकाउंट खोलना है। जब आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तो आपको उसके साथ आपके पास जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है, आपको वो भी साथ में सबमिट कर देना। ठीक है, थोड़ा समझिए। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हम डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट डालते हैं। आपको चाहिए तो आप साथ में भी डाल सकते हो। तो डीमैट अकाउंट खोलने का फॉर्म, और अगर आपके पास कोई पहले से फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं तो वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स की कॉपी आपको किसको देनी है? डीपी को देनी है। बराबर है? अब फॉर ईच ISIN, मतलब फॉर एवरी डिफरेंट स्क्रिप्ट अ सेपरेट रिक्वेस्ट हैज टू बी गिवन। क्लियर है? नाउ डीपी आपके फॉर्म को पूरा वेरीफाई करेगा और आपकी डीमैट रिक्वेस्ट को सेटअप करेगा सीडीएसएल के सिस्टम के साथ। देखिए थोड़ा समझिए, इट डिपेंड्स। जो डीपी है वो उसके पास किसकी मेंबरशिप है, एनएसडीएल की सीडीएसएल की, डिपेंड करता है वो किसके पास है, और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो वहां पर अपनी रिक्वेस्ट को पुटअप करेगा। बराबर? अब डीपी जो है इन सर्टिफिकेट को डीफेस म्यूटिलेट, उसके ऊपर 2 लाइन ड्रॉ की जाती है, और वो सर्टिफिकेट जो है वो इशूअर या मतलब जिस कंपनी के सर्टिफिकेट्स है उसे या उसके आरटीए रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट के पास भेजता है, ये चेक करने के लिए कि तब आप ईड़ा तो नहीं बना रहे, क्या ये सर्टिफिकेट सच है, जेन्युइन है, वैलिड है, क्या कंपनी के भी रिकॉर्ड्स में ये दिख रहा है कि ये सर्टिफिकेट आपके नाम पर है। तो डीपी जो है ये सर्टिफिकेट्स को कंपनी या उसके रजिस्ट्रार, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी खुद नहीं करती, उसका आरटीए सब करता है, तो वो आरटीए को भेजेगी। आरटीए उस सर्टिफिकेट की जेन्युइननेस को चेक करेगा कि सही है क्या ये सर्टिफिकेट जिस व्यक्ति ने भेजा है क्या इसी के नाम पर है, क्या यही उसका ओनर है, और कंफर्म करने के बाद वो अपनी कंफर्मेशन भेजेगा। जैसे ही कंफर्मेशन भेजेगा डिपॉजिटरी आपको आपका ISIN नंबर अलॉट करेगी और आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली दिखना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? और वो जो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अगर हम स्टेप वाइज देखें तो यहां पर क्या लिखा है, इन्वेस्टर पहले अपने सर्टिफिकेट्स को क्या करेगा, सरेंडर करेगा, डीपी इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को कि भाई उसको डीमैट अकाउंट खोलना है, ऐसा ऐसा करना है, डीपी वो सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रार को देगा, रजिस्ट्रार अपनी कम्युनिकेशन करेगा डिपॉजिटरी को कि हाँ
सब सही है, यही व्यक्ति है जिसके ओनर है। इन सर्टिफिकेट्स का डीमटेरियलाइजेशन होगा। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब वो ISIN नंबर दिया जाएगा। यस, अकाउंट्स जो है वो अपडेट होंगे और आपके अकाउंट में वो पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में वो सब चीजें खुलना, आपके शेयर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ द डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस हैपेंस। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है आपके पास पहले से फिजिकल शेयर्स थे, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक में चाहिए। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको रीमटेरियलाइजेशन करना है। जैसे डीमटेरियलाइजेशन का डीमैट था, वैसे रीमटेरियलाइजेशन का रीमैट है। तो रीमटेरियलाइजेशन क्या है थोड़ा समझेंगे। रीमटेरियलाइजेशन का मतलब है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है, आपको उसको फिजिकल में चाहिए। कैन यू सी दिस? यस। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रीमटेरियलाइजेशन। और इसकी क्या प्रोसेस है तो थोड़ा ध्यान से देख। अगेन अ बेनिफिशियल ओनर, मतलब आप जिसका डीमैट अकाउंट है, जो एक बेनिफिशियल ओनर है, उसे एक रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म देना है। पहले क्या फॉर्म था, DRF, मतलब क्या था, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। अब यहां पर क्या है, रीमैट, तो इसका क्या मतलब है, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। अगर BO के मल्टीपल ISINs है तो ऑब्वियसली आपको हर एक के लिए सेपरेट RRF देना पड़ेगा। श्योर? अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, आपके साथ और भी जॉइंट होल्डर्स हैं, तो रूल कहता है इट शुड बी साइंड बाय ऑल, किसी एक के साइन करने से नहीं होगा। नेक्स्ट, अब बेनिफिशियल ओनर को पूरा फॉर्म भरकर DP को सबमिट करना है। रूल कहता है फॉर्म में क्लियर मेंशन करना है कि क्या आपको पूरी क्वांटिटीज को के फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ ही स्पेसिफिक शेयर्स के फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो यू हैव टू मेंशन दैट, अकॉर्डिंगली इट विल बी हैपन। DP जो है वो सब वेरीफाई करेगा फॉर्म सब बराबर है क्या, और अगर बराबर है तो फिर से वो CDSL या NSDL सिस्टम में आपकी रिक्वेस्ट को डाल देगा। रिक्वेस्ट जनरेट होगी और ये रिक्वेस्ट किसको भेजी जाएगी, इशूअर या RTA को। इशूअर या RTA आपकी रीमैट रिक्वेस्ट को चेक करेगा, कंफर्म करेगा और आपको अपने शेयर्स फिर से फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगे। क्लियर है? पक्का? तो अगर हम इसको एक बार फिर से चार्ट के माध्यम से देखें तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए। सो क्लाइंट विल सबमिट RRF, इट विल एंटर इनटू द सिस्टम और टाइम बीन के लिए इट विल ब्लॉक योर होल्डिंग, सो दैट ऐसा ना हो जाए कि एक तरफ आप उसको सर्टिफिकेट्स में फिजिकल सर्च में कन्वर्ट करो और एक तरफ अपने जो शेयर्स हैं वो बेच दिए। DP जो है वो इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को और साथ साथ में ये रजिस्ट्रार के पास भी फॉर्म भेजेगा। रजिस्ट्रार सब चेक करेगा और आपके लिए सर्टिफिकेट प्रिंट कर डिस्पैच करेगा। रजिस्ट्रार जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंफर्म करेगा और क्लाइंट के अकाउंट में से वो जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स थे वो डेबिट हो जाएंगे, मतलब वहां से अकाउंट में आपको वो इलेक्ट्रॉनिक में शेयर्स दिखना बंद हो जाएंगे। क्लियर है? अब जो मैंने पहले एक डायग्राम बनाया, बहुत बार लोगों को दिक्कत होती है कि सर वो कैसे होगा, वो डायग्राम जो आपने पहले बनाया था इमोबिलाइजेशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसका कैसा होता है थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप मेरे वीडियो को एकदम बड़ी ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था एक कंपनी है VD एजुकेशन, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहां पर, इशूअर, राइट, जिसने शेयर्स इशू किए, या तो फिर उसके जगह पर कौन काम करता है, RTA। उसने क्या किया था, उसने 5 lakhs का एक ही जंबो सर्टिफिकेट बनाकर किसको दे दिया था, कस्टोडियन को, राइट। और कस्टोडियन इज नथिंग बट एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी ने क्या किया था, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर सब DP में दे दिया। और वो सब रिस्पेक्टिव DP ने क्या किया, अपने डीमैट अकाउंट होल्डर्स जिसके पास भी ये शेयर है उनको अपने अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली रिफ्लेक्ट करवा दिया। बराबर? परफेक्ट। नाउ समझ लीजिए कि यहां पर एक मिस्टर A है, ठीक है,
और उसको जो है सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो अपना आरआरएफ का रिक्वेस्ट किसको देगा? डीपी को, कि मेरे को फिर से फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए। आरआरएफ डीपी जो है वो एक डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा और डीपी जो है आरटीए को इन्फॉर्म करेगा। अब जब आरटीए कंफर्म करता है, ये जब प्रोसेस होती है, तो थोड़ा समझिए, यहां पर तो एक ही सर्टिफिकेट था जो 5 लाख का किसको दिया था? कस्टोडियन को। अब यहां पर तो मिस्टर ए को भी सर्टिफिकेट चाहिए। लेट अस से मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स थे, तो अब 100 शेयर्स का सर्टिफिकेट तो ए को देना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। तो जब रजिस्ट्रार इसको अप्रूव करेगा, राइट, जब इसको अप्रूव करेगा, तो अब आरटीए इसको 4,99,000, लेट अस से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास अगर 1000 शेयर्स हो, तो फिर अब रजिस्ट्रार कस्टोडियन को एक जंबो सर्टिफिकेट तो बनाएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट अब कितने शेयर्स का होगा? 4,99,000। तो अब जंबो सर्टिफिकेट जो कस्टोडियन डिपॉजिटरी को दिया जाएगा वो कितने का होगा? 4,99,000। और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट उस मिस्टर ए को एक सर्टिफिकेट देगा, फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कितने शेयर्स का? 1000 शेयर्स का। क्लियर है? तो इस तरह से चलता है रीमटेरियलाइजेशन। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ I hope you are clear with dematerialization and rematerialization. I hope इसको आप पॉज करके स्टेप वाइज अपने चार्ट्स बना लोगे। Now, तो ये डिपॉजिटरी आने से अच्छा हुआ या खराब हुआ, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। तो गाइस, पहले जब सब फिजिकल में होता था, कैसे होता था सब? फिजिकल में जब सब होता था तो देयर वॉज लॉट ऑफ इश्यूज। अब क्या इश्यूज होते थे? ध्यान से देखिए। पहले तो सिग्नेचर का डिफरेंस आता था, तो बैड डिलीवरी, मतलब बार बार आपके एप्लीकेशंस जो हो जाते थे, क्या हो जाते थे? रिजेक्ट हो जाते थे। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट को। तो सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बार बार जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाता था। दूसरा, आपको जब भी शेयर्स बेचने होते थे, आपको कंपल्सरी ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती थी। ओके, मतलब फॉर एवरी टाइम यू वांट टू ट्रांजैक्ट, यू हैव टू मेक अ ट्रांसफर डीड। एंड नाउ यू नो यू आर डूइंग इनटू सीएस, सो ट्रांसफर डीड इज अ डॉक्यूमेंट, एंड ऑब्वियसली अगर वो डॉक्यूमेंट है तो आपको उसके ऊपर फिर क्या भरना पड़ता था? स्टैम्प ड्यूटी, राइट? तो एवर एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव टू मेक अ ट्रांसफर डीड। अब ट्रांसफर डीड बनाना इज अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क। और फिर जब ट्रांसफर डीड बन जाए और आपको मालूम है डीड इज अ डॉक्यूमेंट, उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी का अलग से खर्चा लग जाता था, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। फिर आपका सर्टिफिकेट, आपके शेयर्स जो होते थे वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स में होते थे, राइट? तो उसका टेयरिंग एंड म्यूटिलेशन, खराब हो जाना, फट जाना, या पानी में गीले हो गए, खराब हो गया, इधर उधर से फट गया, तो ये सब चीजें भी बहुत इशू होती थी। फिर लोग नकली सर्टिफिकेट्स बना लेते थे, जाली सर्टिफिकेट्स बना लेते थे, झूठे, और बहुत ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस रहते थे। प्लस सर्टिफिकेट की फिजिकल मूवमेंट होती थी यहां से वहां, तो वो इन ट्रांजिट भी फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा इश्यूज रहते थे। चलिए, ये डीड बनाओ, ड्यूटी भरो, सर्टिफिकेट घूम जाने का दिक्कत, सर्टिफिकेट खराब हो जाने का दिक्कत, फ्रॉड का दिक्कत। जरा सोचिए, जब सब फिजिकल हो तो टाइम कितना लगता था, राइट? एक ट्रांसफर करने के लिए कितना ज्यादा समय लगता था, और प्लस पोस्टल चार्जेस, डिलेज, वो सब अलग। तो जब तक पूरा फिजिकल में था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो लोग फेस करते थे। लेकिन जब से डीमैट आ गया है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। यस, अब क्या बेनिफिट्स है तो थोड़ा समझिए। रूल कहता है
अब इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, अब ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि सबके पास ऐप है, ऑनलाइन ही हम लोग फटाक से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, T+2। व्हाट इज T+2? T+2 का मतलब होता है कि आज अगर आपने ट्रांजैक्ट किया तो आज से 2 दिन के अंदर आपको अपने शेयर्स डीमैट में दिखेंगे। इन इफेक्ट डीमैट में आएगा 2 दिन में, मतलब अगर आपने मंडे को ट्रेड लिया है तो वेडनेसडे को दिखेगा, ट्यूसडे को दिया है तो थर्सडे को दिखेगा। क्लियर है? श्योर? तो थोड़ा सा ये फास्ट हो गया। दूसरा, कोई स्टैम्प ड्यूटी ही नहीं लगती। बताइए, अगर हमें अब ट्रांसफर डीडी नहीं बनानी, थोड़ा समझिए, अगर अब हमें ट्रांसफर का डीडी नहीं बनाना तो काय का स्टैम्प ड्यूटी। लेकिन थोड़ा समझिए, ये येड़ा बनाने का काम है, गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ती, तो स्टैम्प ड्यूटी चली गई तो उन्होंने क्या ला लिया, STT, यस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो पहले जब फिजिकल होता था तो हम स्टैम्प ड्यूटी भरते थे, आज जब ऑनलाइन हो गया है तो हम कौन सा टैक्स भर रहे हैं, STT। क्लियर है? पक्का? ना, जब सब ऑनलाइन हो गया तो अब बैड डिलीवरीज भी नहीं होती, सिग्नेचर मिसमैच का इश्यू नहीं, फ्रॉड नहीं हो रहे, डिले नहीं हो रही, चोरी नहीं हो रही है, प्लस सब पेपर वर्क का काम कम हो गया ना, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो पेपरलेस काम हो गया। नॉर्मल खर्चे, पोस्टल खर्चा, ये वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो गया। नॉमिनेशन फैसिलिटी कभी भी चेंज करी जा सकती है, अवेल करी जा सकती है, एंड ऑड लॉट प्रॉब्लम भी नहीं रहा। अब ये ऑड लॉट प्रॉब्लम क्या है इसको थोड़ा समझेंगे। अब पहले क्या होता था, जब सब फिजिकल में रहता था, ठीक है, जब सब फिजिकल में रहता था तो देयर वॉज एन ऑड लॉट प्रॉब्लम। ऑड लॉट प्रॉब्लम का मतलब क्या, आप जिस ब्रोकर के साथ ट्रेड करते थे वो एक स्टैंडर्डाइज लॉट में ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब क्या, जब पहले सब फिजिकल होता था तो इट यूज टू टेक टाइम, बायर ढूंढो, सेलर ढूंढो, सब डीड बनाओ, ये करो। हालांकि स्टैंडर्डाइज की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, लेकिन ब्रोकर्स क्या कहते थे जब सब फिजिकल होता था कि हम तो 100 शेयर्स ही बाय करेंगे और 100 ही सेल करेंगे, 100 के नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम लगता है, इतने डीड बनाना पड़ता है, हम कोई फुकट नहीं बैठे आपके लिए एक एक शेयर के लिए बायर ढूंढे, सेलर ढूंढे। जब इतना इंटीग्रेटेड नहीं थी मार्केट, जब इतना ज्यादा उनका ब्रोकर्स का चलता था, जब इन्वेस्टर्स कम थे, जब बहुत सारे इश्यूज होते थे, तो वो हो जाता था स्टैंडर्डाइज वे में ही, स्टैंडर्डाइज शेयर्स ही खरीदने के, स्टैंडर्डाइज वे में ही शेयर्स बेचने के। वो ब्रोकर एक फिक्स करता था कि हम 100 शेयर, 1000 शेयर के नीचे ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, तो ये ऑड लॉट हो जाता था। जब तक किसी के पास 1000 शेयर हो ना, वो ना बेच सकता था ना ले सकता था। लेकिन अब ऑनलाइन में, अब जब ऑनलाइन हो गया है सब और आपके पास अब सिर्फ एक ही शेयर है, ओनली वन, तो क्या आप शेयर को एक शेयर खरीद या बेच सकते हो क्या? ऑब्वियसली हम एक शेयर भी खरीद सकते हैं, एक शेयर भी बेच सकते हैं। क्या ब्रोकर हमको ऐसा बोल सकता है कि एक शेयर का ऑर्डर प्लेस नहीं करने का, करने का तो 100 का करने का? बिल्कुल नहीं। अब इतने इन्वेस्टर्स हो गए हैं, मार्केट इतना इंटीग्रेटेड हो गया है और सब इतना फास्ट हो गया है कि ब्रोकर को भी कोई फर्क नहीं गिरता, आप 100 शेयर का ऑर्डर डालिए या एक शेयर का। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो ये ऑड लॉट का प्रॉब्लम था, वो भी खत्म हो गया। अब इवन 1 शेयर कैन बी ट्रेडेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है, यस, स्टूपिड वाली बात मत कर रहा हूं। तो एक शेयर का भी लेन देन हो सकता है, ऑड लॉट का प्रॉब्लम जो है वो अब खत्म हो चुका। तो यहां पर ये हमने देखे कि क्या इश्यूज है और हमने यहां पर देखे कि उसके क्या बेनिफिट्स है। ऑब्वियसली उसके अपोजिट है, तो एक ही कोई लर्न करना है और आप आराम से एग्जाम में दोनों लिख सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे स्टार्ट से हमने क्या क्या किया अब तक। हमने डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की शुरुआत करी और मैंने आपको बताया कि ये एक्ट हमेशा बाद में पढ़नी चाहिए, पहले जो एक्ट आपने अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए वो है सेबी एक्ट।
और इसीलिए सेबी एक्ट को भी हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है। तो पहले आप सेबी एक्ट को अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद ही डिपॉजिटरी एक्ट पर फोकस करें। डिपॉजिटरी जो है इसको समझा कि जैसे बैंक हमारी कैश को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है, वैसे डिपॉजिटरी जो है हमारे सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। और ये इसकी हिस्ट्री देखी हमने कि ये कब आया। सो इट केम ऑन 20 सितंबर 1995 एंड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और उसकी डेफिनेशन को समझा। NSDL, CDSL दो डिपॉजिटरीज है, सो वी हैव अ डुओपोली विथ रिस्पेक्ट टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया। इनके प्रमोटर्स देखे, स्पॉन्सर्स देखे, ये कब आए। NSDL 1996 में आया, CDSL जो है वो 1999 में आया। NSDL जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज वन ऑफ द प्रमोटर, फॉर CDSL इट वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डिपॉजिटरी सिस्टम कैसा होता है, हाउ इट वर्क्स, DP क्या होता है, हमने वो देखा। इट्स एन लिंक, हम लोग डायरेक्ट डिपॉजिटरी से अकाउंट नहीं खोल सकते, हमें DP के थ्रू ही खोलना पड़ता है। तो हमने ये चार्ट के माध्यम से पूरा देखा। मैंने बीच में भी काफी चार्ट्स बनाया है, होप आपको उसको समझ में आया और आपने पॉज कर उसे अपने बुक्स में बना लिया है। DP कौन होता है उसको पूरा अच्छी तरह से देखा, और NSDL और CDSL क्या सर्विस देते हैं। इस सर्विस में हमें दो चीजें दिखी, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। और हमने इसीलिए पहले तो ये ऑनलाइन होने से क्या उसके पहले नुकसान थे और अब क्या फायदे हैं, और डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसीजर को समझा और फिर चार्ट वे में किया। ठीक उसी तरह से रीमटेरियलाइजेशन की पूरी प्रोसीजर को समझा और उसे भी चार्ट के फॉर्म में कर लिया है। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? ना सो रजिस्ट्रार या इशुअर का थोड़ा देखेंगे। रजिस्ट्रार या इशुअर का क्या ड्यूटी है और कैसे उस चीज के रिलेटेड होता है काम, वो देखेंगे। तो रजिस्ट्रार और इशुअर के इसमें लिखा हुआ है कि ओनली दोज सिक्योरिटीज which are admitted into the depository system are available for dematerialization and can be given in electronic record. क्लियर है? तो जो सिक्योरिटीज आपने डिपॉजिटरी सिस्टम में पुट इन की है, सिर्फ उसी का डीमटेरियलाइजेशन होगा और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में होंगे। जो बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहले से अवेलेबल है वो है शेयर्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, CDs, PTCs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अब रूल कहता है बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कैन बी एडमिटेड इनटू द डिपॉजिटरी सिस्टम, राइट? लिस्टेड या अनलिस्टेड कॉमन सेंस है, लिस्टेड है तो कंपलसरी आपको डिपॉजिटरी में रहता ही, बट इन केस यू वांट अनलिस्टेड को भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। सो एक इश्योर का फंक्शंस क्या है, इश्योर के फंक्शंस समझ लीजिए, पहले लर्न करने के लिए बड़ा इजी हो गया। पहले हमेशा क्या बोल लेना है, पहले हमेशा बोल लेना है डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, राइट? और कंफर्मेशन ऑफ बेनिफिशियरी होल्डिंग्स। कंफर्मेशन ऑफ बेनिफिशियरी होल्डिंग्स का मतलब यह है कि इसके रजिस्टर मेंटेन करना। भले ही उसके बुक में तो, ईश्वर के बुक में तो कौन दिखेगा, सिर्फ NSDL और CDSL, बिकॉज दे आर द रजिस्टर्ड होल्डर्स, बट इट ऑल्सो हैज टू मेंटेन अ बुक ऑफ रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। जो एक डिपॉजिटरी बनाता है, सेक्शन में है कि अगर एक डिपॉजिटरी बना रहा है तो इट विल बी डीम्ड एज यू हैव कंप्लाइड विद सेक्शन 88। और राइट्स एंड बोनस शेयर्स को देना, और ये किसको देना, ये देना बेनिफिशियल ओनर को सही समय पे मिलना चाहिए। और लास्टली उसको एक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता है। हम आगे देखेंगे कि हर एक कंपनी को अपने इश्यूड शेयर कैपिटल का एक ऑडिट कराना पड़ता है, और वो ऑडिट है डिपॉजिटरी एक्ट के कुछ रेगुलेशंस हैं, उस रेगुलेशंस के तहत एक ऑडिट होता है, वो ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इश्यूअर की होती है। तो वो आगे देखेंगे। तो याद रखना है ये कुछ फंक्शंस है इश्यूअर के। लर्न करने से फटाफट क्या बोलना है, पहले डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, बेनिफिशियरी होल्डिंग्स का एक कंफर्मेशन, राइट्स और बोनस किसको मिलने चाहिए, बेनिफिशियल ओनर को सही समय से मिल जाए, और डिपॉजिटरी होल्डिंग्स के एक रिकंसिलिएशन, एक ऑडिट होता है, वो ऑडिट कराना जरूरी है। लास्ट पार्ट, ट्रांसफर कॉर्पोरेट एक्शन, दैट इज डिविडेंड, बोनस एक्सेट्रा। सो याद रखना है यहां पर अब क्या कह रहा है, ये कहता है द कंपनी इन विच यू आर अ बेनिफिशियल होल्डर, सॉरी एक मिनट, द कंपनी इन विच यू आर अ बेनिफिशियल होल्डर and if that company announces any corporate benefit like bonus or dividend, then it is the beneficial owner who will receive directly in the demat account. Yes, it is you who will receive directly in your demat account or bank, depending on the nature of benefit. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो, अगर वो बोनस रहा तो डायरेक्ट किधर जाएगा, आपके डीमैट में, और अगर वो डिविडेंड है तो वो डायरेक्ट किधर जाएगा, आपके बैंक में। क्लियर है? तो बोनस रहा तो डीमैट में जाएगा, डिविडेंड तो बैंक में जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला था बेनिफिशियल ओनर को डायरेक्टली मिल जाएगा
वो तो एक तो डीमैट में मिल सकता है या तो बैंक में, डिपेंड करता है वो बोनस है या डिविडेंड. Now, for payment of dividend, the company will take a list of beneficial owners from NSDL और CDSL. मैंने क्या बोला अभी आपको कि NSDL CDSL एक बनाएगा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, और कंपनीज एक्ट में भी लिखा है कि अगर शेयर्स डिपॉजिटरी में हो और डिपॉजिटरी अगर एक रजिस्टर मेंटेन करता हो तो फिर कंपनी को सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. तो कंपनी को अगर देखना हो कि किसको डिविडेंड दे, किसको शेयर दे, तो कंपनीज जो है वो एक रिकॉर्ड डेट या बुक क्लोजर डेट अनाउंस करते हैं. वो रिकॉर्ड डेट पर जिसका भी नाम रहेगा, उस दिन उस रजिस्टर में जिसका भी नाम रहेगा, उसको कंपनी डिविडेंड या बोनस दे देगी. तो इसीलिए आगे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन दिस लिस्ट द कंपनी विल मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और bonus. So in case of bonus declaration, the bonus on the eligible is given to the beneficial owner's demat account is automatically credited to the demat by the company under an intimation to beneficial owner. Sure about this? Pakka? Everybody? So this was part 1 of Depository Act 1996. यहां से आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि एक्ट के स्पेसिफिक कुछ प्रोविजंस, कुछ सेक्शंस क्या है और हमें क्या इसको समझना है. बट यहां पर हम हमारा पार्ट 1 खत्म करते हैं डिपॉजिटरीज का. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अच्छी तरह से देखकर अपने चार्ट्स अपने बुक में बना लीजिए. इफ देयर इज एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई. इसके आगे का यहां से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि डिपॉजिटरी एक्ट के रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ प्रोविजंस, ऑडिट वगैरह क्या है. श्योर अबाउट दिस? थैंक यू वेरी मच.